हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो आपके लिए यहाँ पे आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। जो हमारी एक पेपर हम स्टाफ नर्स का जो हुआ था पिछली बार, जूनियर स्टाफ नर्स का, उसको हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो उसका जो है ये पार्ट फिफ्थ है जो उसका सीरीज़ का। इसकी 6 वीडियोस आनी थी, लेकिन इस आज मैंने सोचा है कि यहाँ पे 40 MCQs पूरे डिस्कस कर दूँगा इस वीडियो में। तो थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, आपको ध्यान से देखना है और इसका जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे जो नॉलेज मिलता है वो लेना है। तो ये जो हमारी चल रही थी वीडियो की सीरीज़, ये MCQs जो हैं स्टाफ नर्स के लिए, जो है स्टाफ नर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। मेल मल्टीपर्पज़ या फीमेल मल्टीपर्पज़ या ग्रेड 2 नर्स या और कोई एग्ज़ाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। JKCC का क्वेश्चन पेपर है ये। इससे आप 40 क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। इसमें आप देखें, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तो देखें, नोट करते रहें कि कितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो उससे भी अपनी असेसमेंट भी लगा सकते हैं कि आपकी कैसी तैयारी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, उससे मोटिवेशन मिलती है, कमेंट भी करना है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। 81 क्वेश्चन है हमारा जो सीरीज चल रही है उसका। फर्स्ट इस वीडियो का है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड फर्स्ट इन इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। बोल रहे हैं जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्गन जो है जो अफेक्ट किया जाता है वो कौन सा है? स्केल्टन होता है, मसल्स होता है, ब्रेन होता है, लिवर होता है। तो आपने आंसर करने की खुद कोशिश करनी है पहले इसको। तो फर्स्ट सबसे पहले देखना आपने जो ऑर्गन अफेक्ट होता है इंटरयूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होती है उसमें, उसमें जो है ब्रेन आपका आंसर रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जो MCQ हमारा 82nd है, डैश कैन बी यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप इन बेड रिडन पेशेंट्स। वो नहीं कि बेड रिडन पेशेंट है, आपको पता ही होगा बेड रिडन पेशेंट्स क्या होते हैं। तो उसमें बोल रहे हैं कि इसमें से हम ये जो 4 ऑप्शन है क्या यूज़ कर सकते हैं कि उनका जो पैर है वो नीचे फुट ड्रॉप ना हो, ठीक है, फुट ड्रॉप ना हो, उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? ए बैक रेस्ट, बी फुट रेस्ट, सी पिल्लो, डी साइड रेल्स। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो उसके लिए? इसका ऑप्शन रहेगा फुट रेस्ट, ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है, फुट रेस्ट रहेगा। ये आप इसमें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज़ कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक वे ऑफ स्टरलाइजेशन एट होम। तो स्टरलाइजेशन का दूसरा क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन भी आपने देख लेनी है। स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आप हॉस्पिटल सेटिंग की बात करोगे या नर्सिंग होम किसी की, स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है इन्फेक्शन वगैरह फैलने से रोकने के लिए। तो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक वे, बोल रहे हैं इकोनॉमिक होता है जो जुडिशियस सबसे सही वे रहेगा, जिसमें खर्चा वगैरह नहीं आएगा ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे नहीं लगेंगे। वे ऑफ स्टरलाइजेशन एट होम, घर पे, घर की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात नहीं ये कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए बॉइलिंग, बी फ्यूमिगेशन, सी कोल्ड स्टरलाइजेशन, डी रेडिएशन। तो इनमें से कौन सा जो मोस्ट इकोनॉमिक वे है स्टरलाइजेशन का घर पे जो हमारे लिए, वो रहेगा बॉइलिंग। बॉयल करेंगे हम, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो या कुछ भी हमें स्टरलाइजेशन करनी होगी तो उसमें बॉयल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम MCQ ये है, बीच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल वॉलेंट्री एजेंसीज इज कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। बोल रहे हैं कि इनमें से ये 4 एजेंसीज दी हैं, इनमें से कौन सी जो है इंटरनेशनल एजेंसी और वॉलेंट्री एजेंसी, इंटरनेशनल वॉलेंट्री एजेंसी, और मतलब अपनी मर्ज़ी से वो कर रही है, वॉलेंट्री रिसर्च कंडक्ट कर रही है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो ऑप्शन है आपके पास DNIDA, रेड क्रॉस, और ये वो नहीं होगा SIDC, द WHO, ठीक है। तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? आप पहले खुद आंसर करने की कोशिश करें इसको। तो इसका आंसर जो होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने कमेंट करना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, तो उसमें जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, आपने दोनों कमेंट करना है, ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ये मुझे सारे टाइप करने पड़े, क्योंकि ऑप्शन पाने के लिए आपकी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मॉक टाइप टेस्ट हो जाएगा आपका ये। तो इसका नेक्स्ट जो हमारा मैं जल्दी कोशिश करूँगा आज एक्सप्लेन नहीं इतना करूँगा, क्योंकि 40 MCQs हमें देखने हैं इस वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बैरियर टू थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। बोल रहे हैं थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में कौन सा बैरियर है? ए गिविंग एडवाइस, बी फोकसिंग, सी रीस्टेटिंग, डी लिसनिंग। तो इनमें से कौन सा जो है वो एज ए बैरियर काम करता है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में? जो बाकी होंगे 3 वो उसको हेल्प करेंगे सक्सेसफुल बनाने में उस कम्युनिकेशन को, लेकिन एज ए बैरियर क्या काम करेगा? तो गिविंग एडवाइस दोगे आप तो वो एज ए बैरियर काम करेगा। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होती है जो पेशेंट के साथ आप कम्युनिकेशन करते हो, उसकी मतलब उसको मोटिवेट या उसको वो करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा होगा, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ प्रेशर सोर। बोल रहे हैं कि प्रेशर सोर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? अनदर नेम, प्रेशर सोर किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ए गैस्ट्रिक अल्सर, बी माउथ अल्सर, सी डिकुबिटिस अल्सर,
डी फुट अल्सर। तो इसमें जो आंसर रहने वाला, आप पहले खुद आंसर करने की कोशिश करें इसको। इसका रहेगा डिक्यूबिटस अल्सर। डिक्यूबिटस अल्सर जो होगा वो प्रेशर सोर, इसको जो उसका दूसरा नाम है, ठीक है, प्रेशर सोर का दूसरा नाम डिक्यूबिटस अल्सर है। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, विच लेबोरेटरी टेस्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई गोट। तो गोट क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, गोट जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस होता है। इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, ऑप्शन बोलने से पहले ही मैंने आपको आंसर बता दिया। तो विच लेबोरेटरी टेस्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई गोट वही हो गया कि इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस होता है। इसमें ऑप्शन है यूरिक एसिड, फास्फोरस, सीरम कैल्शियम, सीरम पोटेशियम। तो मैंने आपको बता दिया कि इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस हो जाता है, क्यों होता है वो, क्योंकि यूरिक एसिड जो है बॉडी में बड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यूरिक एसिड, गोट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिक एसिड का ही टेस्ट किया जाएगा। तो इसका आंसर ये रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पर्पस ऑफ इंडियन हेल्थ सर्विसेज। बोल रहे हैं कि इंडियन हेल्थ सर्विसेज है जो, उसका मेन पर्पस क्या है, ये इजी क्वेश्चन है। ए टू प्रमोट कल्चर, बी टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, टू प्रमोट द टेली कम्युनिकेशन। तो अब इसमें ये काफ़ी सिंपल से, आप इनको, अगर आपको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, तो अब रिमूव कर। प्रमोट कल्चर को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वगैरह वो है, हेल्थ का उससे लेना देना कुछ नहीं है। टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वगैरह होगी उसमें, ठीक है। इसमें हेल्थ का क्या रोल होगा। सी टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ, तो हेल्थ के रिलेटेड है, तो हेल्थ सर्विसेज ये इसका मेन जो है पर्पज़ है इंडियन हेल्थ सर्विसेज का। तो टू प्रमोट टेली कम्युनिकेशन, ये तो कम्युनिकेशन का है, ये नहीं होगा, तो आंसर इसका सी है। नेक्स्ट जो हमारा MCQ जो है, व्हेन वाज द सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी रूल्स हैव बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं कि सेंट्रल हेल्थ अथॉरिटी रूल्स जो थे वो कब पास किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास, ए 2010, बी 1990, 1980 और 2000। तो इसमें से ऑप्शन जो आपका ये रहेगा, इसका 1990 रहेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा 1990, बी वाला आंसर होगा इसका, ये होगा। नेक्स्ट जो हमारा MCQ है ये है, व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन टू द इन्फेंट। बोल रहे हैं कि इन्फेंट को DPT वैक्सीन देने का सही रूट क्या है। ए ओरल, बी सबक्यूटेनियस, सी इंट्रामस्कुलर, डी इंटरनल। तो आप पॉज कर लें, मैं जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि काफ़ी MCQs हमें डिस्कस करने हैं। तो DPT का जो रूट रहेगा इन्फेंट को देंगे, आपने इन्फेंट की डेफिनेशन देख लेनी है। इसमें टॉडलर, इन्फेंट वगैरह ये आती हैं आपको, ठीक है, नियोनेट वगैरह ये सारी आपने देख लेनी है। तो इसमें जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन DPT रहेगा वो क्या रहेगा, सी इंटरमस्कुलर रहेगा, ठीक है, ये रहेगा इंटरमस्कुलर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा MCQ इस वीडियो का जो है वो 11th है, और जो पूरी सीरीज़ का 91st है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन बी यूज्ड एज ओरल कीमोथेरेपी। बोल रहे हैं कि ओरल कीमोथेरेपी कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं एज ए ओरल कीमोथेरेपी। ए टेट्रासाइक्लिन, बी डुलोट, सी साइक्लोफॉस्फामाइड, डी इसमें क्या है एम्पिसिलिन। तो इसका आंसर जो है सी रहेगा, साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा, ये रहेगा इसका। नेक्स्ट जो हमारा MCQ है वो यहाँ पे है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट साइन ऑफ सिस्टमिक लंपस अराइथोमेटस, ठीक है। तो इसका जो साइन है, तो इसमें क्या है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या है, यहाँ पे इन्होंने करेक्टरिस्टिक साइन पूछा है कि इसका सिस्टमिक लंपस अराइथोमेटस। तो ये होती क्या है, इसमें क्या होता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है कि इसमें जो है हमारी बॉडी की गलती से जो है हमारी बॉडी वो अपने ही हेल्दी टिश्यू को अटैक करना शुरू कर देता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इसलिए ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, सिस्टमिक लंपस अराइथोमेटस, ठीक है, ये जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इसमें इसका इन्होंने पूछा हुआ है करेक्टरिस्टिक साइन क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम अपने हेल्दी टिश्यूज़ को अटैक करना शुरू कर देगा, जिससे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन में क्या है, रैशेज ऑन द फेस अक्रॉस द ब्रिज ऑफ द नोज एंड चीक, बी एलिवेटेड टेम्परेचर, सी फटीग ऑल द डे, डी एलिवेटेड RBC काउंट। तो इसका जो साइन रहेगा, इसका जो मेन साइन रहेगा वो रहेगा रैशेज ऑन द फेस अक्रॉस द ब्रिज ऑफ नोज एंड चीक, वो होंगे। तो इसका मतलब सिस्टमिक लंपस अराइथोमेटस, आपको जब किसी को भी वो प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा MCQ रहेगा ये हमारा द कलर कोडिंग यूज्ड फॉर डिस्कार्डिंग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, तो साइटोटॉक्सिक जो है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स
साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को डिस्कार्ड करने के लिए कौन सा कलर कोड का जो कंटेनर वो यूज़ किया जाता है, ये कलर कोड जी यूज़ किया जाता है, कलर कोडिंग यूज़ की जाती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वो होती हैं, साइटो मीन्स सेल और टॉक्सिक मीन्स हार्मफुल। सेल के लिए जो हार्मफुल होती हैं, सेल के लिए हार्मफुल कैसे होती हैं, वो सेल को डैमेज कर देती हैं, उसका डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह की कैपेबिलिटी जो है उसको डैमेज कर देती हैं। तो इसमें से कौन सा कलर यूज़ होता है, ये मैं आपको बता दूं, बायोमेडिकल जो रूल है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, उसका ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन है उसका ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो। तो आपको सब पता होना चाहिए कौन सी कंटेनर में क्या डालते हैं, कौन सी कलर कोडिंग क्या इंडिकेट करती है। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के लिए जो कलर कोडिंग है वो क्या है, वो ब्लैक है, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा 94 MCQ है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर अन प्रीमेडिएटेड इवेंट रिजल्टिंग इन रिकॉग्नाइज्ड डैमेज। तो ये क्वेश्चन है आपका कि वट क्या टर्म यूज़ की जाती है फॉर अनप्रीमेडिएटेड इवेंट रिजल्टिंग इन रिकॉग्नाइज्ड डैमेज हो जाता है, जिसमें ए इंसिडेंट, बी एक्सीडेंट, सी डिजीज़, डी इंजरी। तो इसका आंसर आपने खुद पहले आंसर करने की कोशिश करनी है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर अनप्रीमेडिएटेड इवेंट रिजल्टिंग इन रिकॉग्नाइज्ड डैमेज। तो इसका बी एक्सीडेंट रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा है, विच हार्मोन इज़ द बेसिस फॉर द प्रेगनेंट टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट आपने देखा होगा, यूपीटी भी करते हैं, यूरिन प्रेगनेंट टेस्ट, या और कोई प्रेगनेंसी टेस्ट जो उसमें मेन हार्मोन जो है वो कौन सा रहता है, वट क्या बेसिस है, विच हार्मोन इज़ द बेसिस ऑफ द प्रेगनेंट टेस्ट। ऑप्शन है ए एस्ट्रोजन, बी प्रोलैक्टिन, सी प्रोस्टाग्लैंडिन, डी एसजीएम। तो आपको पता है कि एचसीजी देखा जाता है वहाँ पे, ठीक है, एचसीजी देखा जाता है। आपने एचसीजी की फुल फॉर्म में ये खुद कमेंट करनी है, क्या एचसीजी का क्या फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू रहेगा 15th जो है इस वीडियो का है, भी काफ़ी सारे हमने करने हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द सिम्टम ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिटी। डिजॉक्सिन एक ऐसी ड्रग है जो दी जाती है हार्ट फेलियर, जहाँ हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो है डिजॉक्सिन टक्स दी जाती है। अब डिजॉक्सिन टॉक्सिटी कब हो जाती है, उसका क्या जो है वो सिम्टम है, ए हाइपरटेंशन, बी यूपीनिया, सी ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। तो ये जो दी जाती है डिजॉक्सिन, ये दी जाती है हार्ट रेट स्लो करने के लिए। कई बार उससे क्या होता है कि ज़्यादा ही स्लो हो जाता है, तो उस ब्रेडिकार्डिया, ये इसका आंसर रहेगा। व्हाट आर द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। बोल रहे हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जो है उसकी मेन क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। ऑप्शन है आपके पास, ए प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस, बी ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल, सी सर्वे एंड कोरेट, डी जो है कोरेट एंड केस कंट्रोल। तो इसका जो आंसर रहेगा, आपने पहले खुद आंसर करने की कोशिश करनी है, इसका बी रहेगा ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। तो ये रहेगा इसका बी। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है ये है द ऑफेंसिव ऑर्डर। ये हो गया ना, हमने छोड़ा तो नहीं है कोई एमसीक्यू, नहीं सारे हो गए इंसिडेंट वगैरह ये सारे हो गए। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू रहेगा वो रहेगा द ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ द, जो ऑफेंसिव ऑर्डर होता है ऑफ द ब्रीथ इज़ रेफर टू। जो हम जब सांस लेते हैं उसका जो ऑफेंसिव बड़ी गंदी स्मेल आती है मुंह से, उसको क्या बोलेंगे, हेलिडोसिस बोलेंगे, चलोसिस बोलेंगे, सॉर्डस बोलेंगे, स्टोमेटिस। तो आप ये सारी टर्म्स पढ़ लें खुद एक बार, अगर मैं बताने लगूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी यहाँ पे काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ करने हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा, जो ऑफेंसिव ऑर्डर जो आपके मुंह से आती है उसको हेलिटोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन, पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा है, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द करेक्ट डोजेज ऑफ मेडिकेशन। बोल रहे हैं कि मेडिकेशन की करेक्ट डोज कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है, ठीक है। तो इसका जो आंसर मैं आपको बता दूं, ये चारों ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें से आंसर जो रहेगा आपका डी ए इंटू क्यू रहेगा, ठीक है, ये वाला इसका आंसर रहेगा। तो ये रहेगा यहाँ पे यहाँ पे डी डिवाइडेड बाई ए इंटू क्यू। तो डी क्या इंडिकेट करेगा, डॉक्टर्स ने क्या बताया, आपका अवेलेबल क्या है, और क्यू आपका क्वांटिटी है। जैसे मान लो कि डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है कि आपने रेंटिडीन लेनी है 150 mg, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, 150 mg लेनी है। तो आपके पास अवेलेबल कितनी है, यहाँ पे डॉक्टर ने कितनी बोला आपको, 150 mg, ठीक है। आपके पास अवेलेबल क्या है, आपके पास 75 mg पर 5 ml अवेलेबल है, ठीक है, 5 ml अवेलेबल है। फिर आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, डी डिवाइडेड बाई ए इंटू क्यू। अब 175 आपको डॉक्टर ने बोली, आपके पास अवेलेबल जो है वो 75 है, ठीक है। ये करना आपने, इसको आपने डिवाइड कर देना है, इंटू 2 के साथ करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया था, मैं आपको ये बता रहा था, थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ। डी बाई ए इंटू क्यू,
तो मैंने बोला था जो डॉक्टर का ऑर्डर, डॉक्टर ने आपने बोला जो आपके पास अवेलेबल है और क्यों हो गया क्वांटिटी, ठीक है, ये आपको समझ आ गया फार्मूला। यहाँ पे 150 mg अगर डॉक्टर ने बोला हुआ है, ठीक है, आपके पास अवेलेबल कितनी है 75 mg, ठीक है, 75 mg पर 5 ml अवेलेबल है आपके पास। तो आपने कैलकुलेट कैसे करना है इसको, डी डॉक्टर ने बोला आपको 150, आपके पास है 75, आपने इसको डिवाइड करना है 75 इंटू 2 कितना होगा आपका, ये हो गया आपका इंटू क्वांटिटी आएगा। क्वांटिटी की क्वांटिटी आपको कितनी लेनी पड़ेगी, इसमें क्वांटिटी आपको 2 लेनी पड़ेगी क्योंकि 75 पर एम एल अवेलेबल है आपके पास। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी। ये कितना है मैंने बोल दिया आपके पास, डॉक्टर ने आपको बोला 150 लेने के लिए, 75 आपके पास है mg पर 5 ml, 5 ml जो है आपकी क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा, 2 इंटू 5 ये आपकी 10 ml आपको लेनी पड़ेगी, ये आपकी डोज जो है कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप दोबारा से इसको समझ लें थोड़ा, जहाँ गूगल पे डाल के देख लें थोड़ा। नेक्स्ट जो हमारा MCQ 100 MCQ हमारा जो है इस वीडियो का जो 20th है, बीच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वुड बी गिवन टू द पेशेंट हु इज़ टेकिंग लेवोथायरॉक्सिन। बोल रहे हैं कि एक पेशेंट जो है लेवोथायरॉक्सिन जो मेडिसिन है वो ले रहा है। लेवोथायरॉक्सिन मैं आपको बता दूँ ये हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि आपका थायराइड अगर इनएक्टिव है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म है आपको, तो उसके लिए जो है लेवोथायरॉक्सिन आपको दी जाएगी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर एक पेशेंट जो है वो ले रहा है लेवोथायरॉक्सिन, उसको सबसे सही इंस्ट्रक्शन इन चारों में से कौन सी रहेगी देना, तो शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक, बी शुड बी टेकन विद लंच, शुड बी टेकन विद फूड, शुड बी टेकन एट बेड टाइम। तो अगर वो ले रहा है लेवोथायरॉक्सिन तो आप उसको कौन सी एडवाइस दोगे, उसको आप एडवाइस दोगे ए कि वो एम्प्टी स्टमक दे, क्योंकि जो है मैं आपको बताऊँ इसकी एब्जॉर्प्शन जो है अच्छे से रहती है। अगर आप इसको फूड के साथ लोगे या फिर लंच के साथ लोगे या बेड टाइम लोगे तो उसमें आपने खाना खाया होगा या कुछ होगा तो उससे आपकी जो है अच्छे से इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से उसके लिए इसको बोला जाता है एम्प्टी स्टमक। मोस्टली सुबह सुबह इसको बोला जाता है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म की मेडिसिन है सुबह सुबह लेने के लिए बोला जाता है एक गिलास पानी के साथ। नेक्स्ट जो हमारा MCQ रहेगा वो है ये, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपको जीके का क्वेश्चन आ गया है कि प्लानिंग कमीशन का नया नाम क्या है। प्लानिंग कमीशन मैं आपको बता दूं 1915 में आई थिंक सबसे पहले आप चेक कर लें आया था, और इसका काम होता था प्लानिंग वगैरह करना, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का 2015 जनवरी में 2015 में जो है नाम चेंज कर दिया। तो वही ये पूछ रहे हैं कि न्यू नेम क्या है उसका। तो ए उदय स्कीम, बी सेतु भारतम प्रोजेक्ट, सी जनधन योजना, डी नीति योग। तो उदय जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग है, डिस्कॉम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके रिगार्डिंग है कुछ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। सेतु भारतम, सेतु से आपको पता है ब्रिज कंस्ट्रक्शन वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है ये। तो ये दो तो नहीं हो सकते। जनधन योजना आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, हर बंदे का जो बैंक अकाउंट खोलना था, जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन की ये स्कीम थी। ये तीनों रिमूव हो गए तो लास्ट जो बचा आपके पास वो था नीति योग। नीति योग जो है प्लानिंग कमीशन का नया नाम है। नीति योग की फुल फॉर्म क्या होती है, NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड नेशनल आई इंस्टीट्यूट टी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योग, ठीक है, नीति योग। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमारा MCQ रहेगा वो है हाउ मेनी विलेजेस आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ताल्लुक। ताल्लुक कितनी विलेजेस को एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो ताल्लुक में आपको बता दूं यहाँ पे तहसील या सब डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हमारे यहाँ तहसील होती है, सब डिस्ट्रिक्ट होता है, उसको ताल्लुक बोलते हैं। तो ताल्लुक में कितनी विलेजेस आती हैं, ए ऑप्शन आपके पास 500 to 1000, बी 200 to 600 विलेजेस, सी 500 to 100 विलेजेस, डी 1000 to 5000 विलेजेस। तो यहाँ पे जो है ताल्लुक में एक 20 का ऑप्शन रहेगा। 200 to 600 विलेजेस आती हैं एक सब डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में, ठीक है, वो 200 से लेकर 600 तक हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा MCQ ये है, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग हर्पेस सिम्प्लेक्स। यहाँ पे हर्पेस इन्होंने लिखा हुआ ये, लेकिन ये हर्पेस सिम्प्लेक्स है। ये जो है आपके ब्लिस्टर्स हो जाते हैं आपके मुंह में या किसी के भी मुंह में, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है, मैं आपको इतना बता दूं। तो ऑप्शन है आपके पास ए टेट्रासाइक्लिन, बी एम्पिसिलिन, सी पैरासीटामोल, डी असाइक्लोविर। तो मैं आपको बता दूं हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस HSV इससे होता है ये। तो वायरस के लिए आपको अगर थोड़ा भी नॉलेज है कि कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक ही है, ये टेम्परेचर बुखार में दी जाती है, ये दोनों इन्फेक्शन में दी जाती है, और वायरल इन्फेक्शन में असाइक्लोविर दी जाती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा MCQ है वो है विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू। रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बॉडी टिश्यू में कौन सा जो है यहाँ पे जो आपका ये किया जाता है
न्यूट्रिएंट्स यूज़ किया जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी फैट, सी प्रोटीन, डी विटामिन्स। तो आपने आंसर करने की कोशिश करनी है। मैं आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम होता है, जैसे पोटैटो वगैरह में या ग्लूकोज में, या ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं सारी जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, ठीक है। एनर्जी, इसका काम मेन एनर्जी देना। फैट का काम भी मेन एनर्जी देना, लेकिन फैट जो है वो स्टोर करके रखता है एनर्जी, और जब ज़रूरत हो, जब हमारे पास बाकी कोई सोर्स नहीं हो तो फैट से एनर्जी आएगी। सी प्रोटीन, प्रोटीन का मेन ये काम है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। विटामिन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये एज ए रेगुलेटर वगैरह काम करते हैं। तो इसमें जो इसका आंसर था प्रोटीन रहेगा। प्रोटीन क्या करता है, इस प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी भी प्रोटीन्स को बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी में, बॉडी टिश्यू में हेल्प करेगा, ठीक है, मेन रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट जो है बीच अमंग द फॉलोइंग डिजीज आर कॉल्ड मूड डिसऑर्डर। इनमें से बोल रहे हैं कि मूड डिसऑर्डर किसको बोलेंगे। ऑप्शन है आपके पास सोमैटोफॉर्म ऑफ डिसऑर्डर, एम आर मेंटल रिटार्डेशन सब्सटेंस अब्यूज, सी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, डी या सिजाइजोफ्रेनिया। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है आंसर जो रहेगा वो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जो है उसको हम मूड डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। बीच अमंग द फॉलोइंग पूछा हुआ इन्होंने। तो बीच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मेडिकेशन इज यूज्ड टू ट्रीट एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए कौन सी, एपिलेप्सी तो आपको पता ही होगा, जो सीजर वगैरह आते हैं एपिलेप्सी में, आपने सुना ही होगा। तो इसमें से कौन सी जो मेडिसिन है वो यूज़ होती है। ये सिंपल इजी लेवल का क्वेश्चन है। ए एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं, बी एंटीहिस्टामाइंस यूज़ होते हैं, एंटीपायरेटिक्स यूज़ होते हैं, एंटी कन्वल्सेंट यूज़ होते हैं। तो आपको पता ही है एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन के लिए होते हैं, एंटीहिस्टामाइन एलर्जी वगैरह जो हम उसके लिए यूज़ होते हैं, हिस्टामाइंस जब आपकी बॉडी में ज़्यादा होती है। और सी जो एंटीपायरेटिक्स जो होती हैं टेम्परेचर यूज़ को लो करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे पैरासिटामोल वगैरह। तो इसका एक ही बचा एंटी कन्वल्सेंट, जो सीजर वगैरह आते हैं उसके लिए, जो एपिलेप्सी में उसको ट्रीट करने के लिए एंटी कन्वल्सेंट भी दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर ऑफ प्रेशर सोर इन बेड रिडन पेशेंट। बोल रहे हैं कि एक बेड रिडन पेशेंट है, उसमें जो है प्रिवेंटिव मेजर क्या रहेगा प्रेशर सोर को जो रोकने के लिए, प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर क्या रहेगा। तो ऑप्शन है आपके पास ये प्रेशर ओवर द बोनी प्रोमिनेंस, चेंजिंग ऑफ पोजीशन फॉर एवरी 2 आवर, फ्रिक्शन ऑफ द स्किन विद द रफ सरफेस, डी रहेगा स्किन कंटैक्ट विद मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग। इनमें से आपने क्या प्रिवेंटिव मेजर लेना है। इसमें प्रिवेंटिव तो आपने लेना है चेंज ऑफ पोजीशन एवरी 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। ये रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है यहाँ पे ये है, व्हेन वाज बोहर कमेटी वाज अपॉइंटेड इन इंडिया। बोहर कमेटी, जो कमेटीज़ भी आपने पढ़ लेनी है, इसका क्वेश्चन आता है, एक आया है, काफ़ी सारे भी आते हैं, पिछले जो पेपर था उसमें शायद ज़्यादा आए थे। तो बोहर कमेटी जो अपॉइंट हुई थी इंडिया में कब हुई थी, तो ये ऑप्शन है आपके से 1990, 2014, 1943 और 2020। तो आपने आंसर खुद देने की कोशिश करनी है पहले इसकी। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, अगर मैं जल्दी बताता तो आप वीडियो पॉज भी कर लें अगर आपको सोचने का टाइम चाहिए। तो ये 1943 रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है यहाँ पे, ये क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग पोजीशन इज़ एप्ट फॉर एग्जामिनिंग पोस्टीरियर चेस्ट फॉर एन एडल्ट। बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने एग्जामाइन करना है पोस्टीरियर चेस्ट एडल्ट की, उसके लिए कौन सी पोजीशन जो सही रहेगी। पोजीशन आपने ध्यान से पढ़ लेनी है। ए सिटिंग पोजीशन, बी रिकम्बेंट पोजीशन, सी फॉलोअर पोजीशन, डी सुपाइन पोजीशन। तो आपको सारी पोजीशंस आनी चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता पर अब टाइम नहीं है यहाँ पे। अब एक बार देख लोगे ना इसका चार्ट वगैरह की पोजीशन कौन सी कैसे होती है, तो आपको याद रहेगा, या पढ़ने से नहीं याद रहेगा, पर आपने उसको देखना है कि कौन सी पोजीशन कैसे होती है, ठीक है। तो ए इसमें सिटिंग पोजीशन सबसे सही रहेगी अगर डॉक्टर ने एग्जामिन करना है पोस्टीरियर चेस्ट अडल्ट की को, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा इस वीडियो का जो है ये 30th क्वेश्चन है, पूरी सीरीज़ का जो है 110th क्वेश्चन है ये हमारा। तो इसमें रहेगा व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। बोल रहे हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड से के बाद जो है डीप कफिंग और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, टू प्रिवेंट कार्बन डाइऑक्साइड रेटिनेशन, बी जो है प्रिवेंट पल्मोनरी एडिमा, सी मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, डी प्रिवेंट निमोनिया। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा, आपने पहले खुद आंसर करने की कोशिश करनी है इसको। तो ये निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए जो ये हैं कफिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बन जाती हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद, ठीक है। ये रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है ये है, इन विच कंडीशन द पेशेंट विल हैव लॉस ऑफ टच विद रियलिटी। बोल रहे हैं कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो है वो अपना जो खो देता है टच विद रियलिटी। ए डिप्रेशन, बी बिहेवियर, ए डिप्रेशन, बी बिहेवियर, सी साइकोसिस, डी मानिया। तो ये आपको देख लेना यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा,
सी होगा, साइकोसिस में पेशेंट जो है अपना लॉस कर देता है टच विद रियलिटी। डी जो है, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट विद एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया है अगर किसी पेशेंट को, तो जो ये जो एक्लेम्शिया है ये जो है ये एक सीवियर मेडिकल इमरजेंसी है। जो प्रेगनेंसी में क्या होता है, सीज़र वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है उसको। तो मैं आपको बता दूं इसका रहता क्या है। पहले प्री एक्लेम्शिया होता है, आपने पढ़ा होगा। प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है कि फ़ीमेल को जो है ब्लड प्रेशर यूजली हाई रहने लगता है, 114/90 mm, जो इसका यूनिट है वो भी वो mm/Hg मरकरी का, तो वो जाता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसमें क्या है वो रहता है। तो इससे क्या होता है, प्री क्लम्शिया जो है क्लम्शिया में चेंज होता है। जब ज़्यादा जो होने लगे, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लगे तो यूरिन में भी प्रोटीन्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आर्गन जो है वो डैमेज होने लगते हैं। तो जो है ये प्री क्लम्शिया सॉरी एक्लम्शिया जो है ये मोस्टली 20th वीक जो होता है प्रेगनेंसी का, उसके बाद जहाँ डिलीवरी होने के विद इन 8 आवर्स जो है मोस्टली इसके चांसेस रहते हैं। तो इसमें क्या है कि सीज़र आने शुरू हो जाते हैं, वूमेन कोमा में भी जा सकती है। तो ये जो है ये डेंजरस कंडीशन है, एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी क्लम्शिया को ट्रीट करने के लिए। तो ऑप्शन है आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी आपने ये बताना है इनको। क्लम्शिया आपको समझ आ गया, जो सीज़र आ जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो इसमें ए जो है ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है, ये जो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, विच अमंग द फॉलोइंग पोजीशन विल बी एवरेट फॉर एग्जामिनिंग द अब्डोमेन ऑफ अडल्ट। बोल रहे हैं कि अब्डोमेन जो है अडल्ट का उसको एग्जामिन करना है डॉक्टर ने, उसके लिए कौन सी पोजीशन सही रहेगी। मैंने बोला आपको पोजीशन का ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पेपर में पिछला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें पोजीशन आई थी। ए प्रोन पोजीशन, बी नी टू चेस्ट, सी डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, डी फॉलोअर्स पोजीशन। तो आपने क्या करना है, ये सारी पोजीशंस आपको पता होना चाहिए, तो इनको पढ़ लेना अच्छे से, इनकी इमेजेस देख लेनी, आपको समझ आ जाएंगी। तो इसमें जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन जो है अब्डोमेन को एग्जामिन करने के लिए, अडल्ट का अब्डोमेन एग्जामिन करना है, तो उसके लिए इसमें रहेगी प्रोन में नहीं रहेगी, नी टू चेस्ट में नहीं रहेगी, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन रहेगी सही। सी जो है इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है ये है, ऊपर वाले का आंसर मैंने आपको बता दिया, सी रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा, व्हाट काइंड ऑफ डाइट रिकमेंडेड फॉर पेशेंट सफरिंग विद फीवर। बोल रहे हैं कि पेशेंट है वो फीवर से सफ़र कर रहा है, उसके लिए कौन सी डाइट जो है इन चारों में से आप रिकमेंड करोगे, ठीक है, रिकमेंड करोगे। यहाँ पे कहाँ गया ये, यहाँ पे है। तो कौन सी डाइट जो है वो आप रिकमेंड करोगे। तो ए आएगा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, बी जो है अवॉइड सॉफ्ट सॉलिड डाइट, सी वेल बैलेंस डाइट, डी हाई फाइबर डाइट। तो इनमें से कौन सी डाइट जो है रिकमेंड करोगे, एक पेशेंट है उसको जो है वो फीवर है, हाई फीवर है, सफरिंग विद फीवर, फीवर के साथ सफ़र कर रहा है। तो इसका आंसर जो रहेगा, आप आंसर खुद करने की कोशिश करें पहले, तो इसका सी रहेगा, उसको हम बैलेंस डाइट देने की कोशिश करेंगे। फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, अवॉइड सॉफ्ट सॉलिड डाइट ये भी नहीं, बैलेंस डाइट उसको लेने के लिए बोलेंगे, ठीक है, बैलेंस डाइट जो है उसको लेने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट जो है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विद सेरिब्रल एडिमा इज़। बोल रहे हैं कि सेरिब्रल एडिमा है। सेरिब्रल एडिमा मैं आपको बता दूं, ब्रेन में जो है स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, फ्लूइड रेटिनेट हो जाता है, मतलब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं उसमें, तो उसको सेरिब्रल एडिमा बोल रहे हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी अगर सेरिब्रल एडिमा हो गया। ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बी लूप डायरेटिक, सी ऑस्मेटिक डायरेटिक, डी बीटा ब्लॉकर्स। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सेरिब्रल एडिमा में क्या होगा, ये सी देगी, ऑस्मोटिक डायरेटिक देंगे। इससे क्या होगा कि ऑस्मोटिक डायरेटिक जैसे मैनीटोल वगैरह देंगे, ये ब्लड में चला जाएगा और ये जो है ब्लड में जो एज ए ऑस्मोटिक डायरेटिक काम करेगा, मतलब जो फ्लूइड है जो ब्रेन से वो ब्लड में लाएगा और किडनी के थ्रू जो है वो बाहर चला जाएगा, ये रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस काजेज वेगोसिस। बोल रहे हैं कि वेगोसिस कौन सा इनमें से सब्सटेंस काज करता है। आपका ऑप्शन है ए शुगर केन, बी एस्बेस्टोस, सी मरकरी, डी सिलिकॉन। तो वेगोसिस किससे होगा, ये बैगेज वर्ड से बना है, बैगेज जो है वो जो गन्ना होता है ना, गन्ना, शुगर केन इसका आंसर रहेगा। शुगर केन डस्ट से जो वेगोसिस होगा, इसमें क्या होता है कि जब शुगर केन का जूस वगैरह निकाल लिया जाता है, जिससे गुड़ वगैरह बनता है, जैगरी वगैरह बनता है, जहाँ शुगर बनती है, जो वाइट शुगर होती है या ब्राउन जो भी, तो उसके बाद जो बचता है उसको बैगेज बोलते हैं। बैगेज से क्या होता है कि उसको रख देते हैं,
उसमें जो है कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डेवलप हो जाते हैं। तो वो जो जब उसको कुछ जो भी इंसान उठाएगा, बैगोसिस ये लंग की डिजीज़ है, मैं आपको बता दूं लंग की डिजीज़ है। जो भी इंसान उनको उठाएगा उस डस्ट इनहेल करेगा तो उसके लंग्स में जो है वो दिक्कत होगी, ठीक है। ये था। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है ये है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिडिल लेयर ऑफ हार्ट। बोले मिडिल लेयर ऑफ हार्ट का जो है वो क्या कौन सी है इनमें से। फर्स्ट जो है एंडोकार्डियम है, बी पेरिकार्डियम है, सी एपिकार्डियम है, डी मायोकार्डियम है। तो इनमें से जो है जो है हार्ट की जो मिडिल लेयर है वो कौन सी होगी, मायोकार्डियम होगी, ठीक है। ये मिडिल लेयर ऑफ हार्ट होगी। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है 118th है इस सॉरी पूरी सीरीज़ का, और 38th जो है वो इस वीडियो का है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा इसको वो करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। और भी जो वीडियो है हमने फीमेल मल्टीपर्पज़ जो स्टाफ नर्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो पहले भी डिस्कस किया है इससे पहले, वो भी आप जाके चैनल पर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है आपने कमेंट करना है, मैं प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर ज़रूर करना वीडियो, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने के लिए भी। तो यहाँ पे जो है ये हो गया। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है यहाँ पे आ नहीं रहा, आगे पीडीएफ में शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं देख के आपको बताता हूँ। विच इज़ द स्केल यूज टू मेज़र द गेस्टेशनल एज ऑफ न्यू बॉर्न। बोल रहे हैं कि गेस्टेशनल एज ऑफ न्यू बॉर्न की मेज़र करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ होता है। तो देखते, तो ये ओपन नहीं हो रहा था लास्ट वाला पेज, अभी भी नहीं हो रहा, कहाँ जा रहा है ये। तो यहाँ पे क्या था ये गाइस, पेज ओपन नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम लग गया, इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, शायद करप्ट वगैरह हो गया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था कि गेस्टेशनल एज जो है न्यू बॉर्न इन्फेंट की, उसको मेज़र करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ होता है। ऑप्शन है आपके पास मर्करी स्केल, बी वेलर्ड स्केल, सी अपगार स्केल, डी फ्लैग स्केल। तो ये सारे स्केल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ लेने हैं इनके क्या क्या इनकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर जो है वेलर्ड स्केल रहेगा। तो अपगार की भी आपने कमेंट करना है कि क्या फुल फॉर्म होती है, FLAC की भी ये फुल फॉर्म आपने दोनों की कमेंट करनी है और पढ़नी भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ दिस ड्रग इज़ थ्रोम्बोलिटिक एजेंट। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी ड्रग जो है, ये चार हैं, इसमें से थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है। ए जो है नियासिन, बी क्लोफाइब्रेट, डिजॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट आपको पहले पता होना चाहिए। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट वो होता है कि जो क्लॉट्स को जो तोड़ने में हेल्प करता है, इसको क्लॉट बस्टर भी बोलते हैं, मतलब क्लॉट को तोड़ने में हेल्प करता है। तो ये ड्रग उनमें दी जाती है जो जिनको मतलब जिनके क्लॉट वगैरह डेवलप हो गए ब्लड में। तो इसका आंसर जो है स्ट्रिप्टोकाइनेज है। स्ट्रिप्टोकाइनेज जो है एक थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट, थ्रोम्बो होता क्लॉट और लिटिक होता तोड़ना का, क्लॉट को तोड़ना, और थ्रोम्बोलिटिक एजेंट जो है स्ट्रिप्टोकाइनेज है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 120 जो एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शरी प्रिवेंटिव मेजर फॉर मेंटल रिटार्डेशन। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है टर्शरी प्रिवेंटिव मेजर है फॉर मेंटल रिटार्डेशन। ये आपके पास है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, बी जेनेटिक काउंसलिंग, और जो नेक्स्ट है वो है इम्यूनाइजेशन, डी जो है रिहेबिलिटेशन। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना है। तो इसका आंसर जो है रिहेबिलिटेशन रहेगा। तो यही थी आज की वीडियो, काफ़ी लंबी बन गई 33 मिनट्स की, लेकिन 40 MCQs हमने डिस्कस किए इसमें। तो यही था, जितना मेरे से बेस्ट हो सका मैंने किया आपको। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।